नमस्कार दोस्तों, विधि चैनल लॉ सफारी पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बातचीत की थी भारतीय दंड संहिता के धारा 498A के तहत जो दहेज प्रताड़ना और मानसिक प्रताड़ना के मुकदमे होते हैं उनके बारे में, और हमने ये बात की थी कि हम अगले एपिसोड में इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि इन स्थितियों में क्या हो सकता है। इस समस्त प्रक्रिया को समझने के लिए हमारे मध्य हम एक वार्ता के माध्यम से आप लोगों से मुखातिब होंगे। हमारे मध्य हैं हमारे साथी अधिवक्ता, काफी अनुभवी अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गौतम। तो नरेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉ सफारी पर। और आपकी वार्ता के माध्यम से हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप बताना मुनासिब समझें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, जो कि भारतीय न्याय संहिता के तहत अब धारा 85 हो गई है, उसके तहत जो कार्यवाहियां होती हैं, या धारा 406 के तहत जो कार्यवाहियां होती है, दाम्पत्य संबंधों में कोई विध्वंसात्मक स्थिति हो जाए तो उसमें क्या प्रक्रिया है, क्या किस तरीके से उस प्रक्रिया से डील करें, जो उससे प्रताड़ित है वो भी, और जो उससे उसके चंगुल में फंस गए हैं वो बचाव के लिए भी क्या क्या कर सकते हैं। आप थोड़ा प्रकाश डालें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ सफारी में। मैं आज बैठा हुआ हूँ वरिष्ठ अधिवक्ता लोकेश जी के साथ में, और इनके साथ में किसी विषय पर वार्ता करना अपने आप में एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपका आभारी हूँ, इसका अवसर आपने मुझे प्रदान किया। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वैवाहिक दृष्टिकोण से, जिसमें हम लोग एक वैवाहिक संबंध, एक विवाह का जो अनुष्ठान है, इस अनुष्ठान में जितने विवाद उत्पन्न होते हैं उन विवादों की उत्पत्ति और उस उत्पत्ति का अंतिम निष्कर्ष जो हम न्यायालय के माध्यम से किसी भी पक्ष को दंडित करने के लिए या किसी भी पक्ष से अपना प्रतिशोध लेने के लिए दंड का जो प्रावधान दिया गया है वो 498A में दिया गया है। 498A का बहुत विस्तृत स्कोप है, लेकिन लिमिटेड रहते हुए है। हम इन चीजों को बहुत विस्तृत रूप से समझ नहीं पाते हैं और भ्रमित रहते हैं, और भ्रम ही सभी समस्याओं की जड़ होती है। भ्रम को दूर करने के लिए जरूरी है कि हम उस चीज के बारे में पढ़ें, समझें, सुने, पूछें और हमारे उन भ्रमों को दूर करें। हम प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर धारा 498A के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट न्यायालय के जरिए या सीधे पुलिस थाने में दर्ज करवा सकते हैं। ये जो शिकायत होती है, इन शिकायतों के अंदर आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लगभग 70% कंप्लेंट्स वो झूठी होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, बिल्कुल कहा है। विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों के जरिए विभिन्न न्यायालयों ने, उच्च न्यायालयों के जरिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई दफा इस चीज को कहा है कि इस तरह की विधिक प्रक्रियाओं का बेजा इस्तेमाल आजकल संस्थाएं ज्यादा हो रहा है और संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। यानी विधिक प्रावधान तो किया गया था इस वजह से कोई प्रताड़ित नहीं हो, उसकी सुरक्षा हो महिला की, लेकिन उसका दुरुपयोग समाज में इस तरह से होने लगा कि वैवाहिक संबंधों में अगर डिस्टर्बेंस आता है तो प्रतिशोधात्मक FIR होने लगी। सर, इसका कारण है डिस्ट्रैक्शंस और डिस्टर्बेंस या इंटरफेरेंस। जब भी दो व्यक्तियों, पति और पत्नी, दोनों संस्था के, वैवाहिक संस्था के बहुत महत्वपूर्ण पिलर हैं, इन संस्थाओं में से किसी भी पक्ष को, एक भी पिलर को यदि भ्रमित किया जाएगा, डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो उस कंडीशन में वो संस्था डूबेगी और डूबने का परिणाम है ये FIR है। आप जब भी तीसरा व्यक्ति किसी प्रकार से इंटरफेरेंस करता है तो इंटरफेरेंस में डिस्ट्रैक्शन और भ्रम होना लाजमी है, और सही मार्ग ना दिखना और उससे इस तरह की कार्रवाइयां हो जाना स्वाभाविक है। तो इस प्रकार की स्थितियों का ही परिणाम है शायद कि पारिवारिक न्यायालयों में आजकल मुकदमों की बाढ़ है, और वहां की जो वास्तविक स्थिति है वो उस भीड़ को देखते हुए यह प्रभाव जाता है कि ये समाज की स्थिति क्या होती जा रही है। सर, बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है कि आज के समय में हमारे जयपुर शहर के अंदर पांच पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना हो चुकी है। क्या आवश्यकता है इतने पारिवारिक न्यायालयों की? क्या कारण है इतना हो गया है आवश्यक इतने न्यायालय स्थापित करना? विशिष्ट पारिवारिक न्यायालयों की संख्या हो चुकी है 5। उन 5 के अलावा भी अधिकार क्षेत्र बिल्कुल, और न सिर्फ 5 पारिवारिक न्यायालय स्थापित है, इसके अतिरिक्त भी जो और दूर दराज के क्षेत्र हैं, जुडिक्शन के सांगानेर, बस्सी, जहां पर भी EDJ कोर्ट्स है स्थापित है, चौमू, बिल्कुल, वहां भी दे रखे हैं उन न्यायालयों को पारिवारिक न्यायाधीश के अधिकार, और वहां पर भी हो रही है हिंदू विवाह अधिनियम के तहत और पारिवारिक विवादों को सुलझाने की कार्रवाइयां। ये बहुत चिंतन का विषय है, और हमारे समाज को हम लोग कहां लेके जा रहे हैं, किस और जा रहा है समाज,
ये है विचारणीय। हमें नियंत्रण करना होगा इन चीज़ों के ऊपर और प्रयास करना होगा कि ये ना हो समाज में अधिक, इससे समाज हो जाएगा पूरी तरीके से नष्ट। अब औसत तौर पर आप बता रहे हैं कि 70% से करीब अधिक ये मुकदमे फर्जी होते हैं, लेकिन वो भी एक सच्चाई है कि कम से कम 30% ऐसे मुकदमे वाजिब भी होते हैं। बिल्कुल। तो हम जिस तरीके से समाज की व्यवस्था के विकास के साथ साथ आगे बढ़े, पढ़े लिखे समाज में बड़े हुए, क्योंकि मुझे तो याद आता है जब मैं छोटा था, पढ़ता था, तो 10th 11th के आसपास, तो यह सोचता था कि आज से 10 15 20 साल पहले दहेज प्रथा बंद हो जाएगी, या इतने जो बहुत बड़े तामझाम के साथ विवाह किए जाते हैं ये बंद हो जाएगी। लेकिन आज भी मैं तो ये पाता हूँ कि समाज में सारी स्थितियां एग्जिस्ट करती हैं, और ये सारे दहेज के जो प्रकरण हैं ये पटल पर तब आते हैं जब विवाद हो जाता है, वरना तो मांगने वाले व्यवस्था में मांग भी लेते हैं, देने वाले दे भी देते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये विधि का जो प्रावधान है, इसके प्रावधान के तहत तो नरेंद्र जी ये है कि दहेज देने वाला और लेने वाला दोनों ही अपराधी हैं। बिल्कुल सही है। इस चीज़ की जानकारी नहीं है अधिकतर लोगों को सर, और यही कारण है कि जो व्यक्ति दहेज मांगे जाने के झूठे आरोप लगाकर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करता है, वह बच निकलता है और अपने मंसूबों में हो जाता है कामयाब। लेकिन अगर व्यक्ति हो जागरूक और पता हो दहेज प्रतिषेध अधिनियम का, तो उसकी धारा 3 करती है प्रावधान कि दहेज मांगना और दहेज लेना जितना बड़ा है अपराध, उतना ही बड़ा अपराध है दहेज देना। ठीक उसी तरह जिस तरह रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध हैं। बिल्कुल है। लेकिन जो मांगता है उस पर आरोप लगता है, देने वाला कंप्लेनेंट हो जाता है। यहाँ स्थितियां हैं डिस्ट्रक्शन सर। मैं ये मानता हूं कि आप किसी भी स्थिति को में किसी भी वस्तु को या किसी भी प्रकरण की परिस्थितियों को किस प्रकार से पेश करते हैं, ये इस पर निर्भर करता है। दहेज की मांगने की और देने की तुलना हम लोग ब्राइब, किसी प्रकार की रिश्वत कांड से नहीं जोड़ सकते। इसका सीधा सा कारण है कि आप दहेज को कवर अप कर सकते हैं। दहेज को कवर अप कर सकते हैं। दहेज के लिए आप ले सकते हैं कि आपका दायित्व था, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी सामाजिक दायरों में, सामाजिक संबंधों में उपहार लेने और देने की, उपहार दे दिए। लेकिन आप किसी प्रकार की ब्राइब को इससे कवर नहीं कर सकते, क्योंकि उस व्यक्ति से जिसको आप दे रहे हैं ब्राइब, या कोई मांग रहा है आपसे किसी प्रकार की कोई रिश्वत, उसका आपसे कोई संबंध और सरोकार नहीं है। आपका उसके टेबल पर पड़े हुए किसी काम को अटका कर आपसे अगर कोई डिमांड की जा रही है, तो उस स्थिति के अंदर ही आप उसको दे रहे हैं, अदरवाइज स्वेच्छा से देने नहीं जाएंगे। एक तरह से ये स्थिति तब भी निर्माण होती है जब फेरों के समय दूल्हा जाने लगता है, और उस समय अचानक दूल्हा पक्ष के लोग कहते हैं कि ये पूर्ति नहीं हुई है, इसे कराएंगे तो हम फेरों के लिए भेजेंगे लड़के को, तो वो समान रूप से स्थिति हो जाती है। तो ये अभी भी हो रहा है। मैं ये मानता हूं, और इस परिस्थिति से, इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि समाज में आज भी ऐसे कुछ जीव हैं जो नैतिकता और न्याय के सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन न्याय सबके लिए समान है और सभी को समान दृष्टिकोण से देखता है। न्याय के समक्ष उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति समान दृष्टिकोण से समान दंड का भागी होगा सब। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो मैंने भी सुना इस बारे में, और मुझे जानकर बड़ा अच्छा लगा कि उस बच्ची ने बहुत अच्छा निर्णय लिया और उस व्यक्ति को और उसके पूरे परिवार को समाज के समक्ष सच का आईना दिखाकर सही रास्ते पे लाने का प्रयास किया, और होना भी चाहिए। लेकिन आज के समय के अंदर ये अलग तरीके से डील हो रहा है, जहां पर दहेज मांगने वाले व्यक्ति को दहेज देने के स्थान पर यदि हम प्रथम दफा ही आभास करा दें कि आप गलत रास्ते पे हैं और गलत पटल पर हैं, किसी भी दहेज मांगने वाले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए बच्ची। सच है, क्योंकि अगर मांग है तो फिर उसकी पूर्ति मैं कहता हूं इसके बारे में कि हम किसी भिक्षा मांगने वाले व्यक्ति को भी स्वयं की मर्जी के विरुद्ध उसकी मर्जी के अनुसार भिक्षा देते नहीं है। ऐसी कंडीशन में किसी व्यक्ति द्वारा दहेज मांगे जाने पर उसको अपनी बेटी कैसे दे सकते हैं? मैं सख्त विरोध करता हूं इस चीज का, खुले पटल पर और खुले मंच पर, कि व्यक्ति यदि दहेज मांगता है तो उसको बेटी देने का अधिकार नहीं है। आप उसको 10 रुपए भिक्षा के रूप में देकर विदा करें, दहेज ना दें। अब स्थिति आती है नरेंद्र जी कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर इस समझ के परे व्यवहारिक तौर पर अपनी बेटी का विवाह इंसान अपनी कैपेसिटी से अधिक खर्च करके कर देता है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि पूरे समाज में ऐसी स्थिति भारत में नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो वहां स्थितियां भिन्न है, गुजरात की बात करें तो वहां स्थितियां भिन्न है। मेरा मानना और समझना यह है कि उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है वो इस मामले में दहेज से अधिक प्रभावित है,
और जो तामझाम वाली बड़ी शादियां होती हैं वो भी अधिकांश यहाँ होती हैं। लेकिन अगर इस स्थिति में अपनी क्षमता से बाहर करके वो विवाह कर भी देते हैं और जब लड़की को परेशान किया जाता है ऐसी स्थिति में, तो क्या ऐसी स्थितियां हैं कि तुरंत कार्रवाई करके प्रभाव शुरू किया जाए, या इंतजार किया जाए, किसी तरह की काउंसलिंग हो सकती है, और या इस बात का इंतजार करते रहते हैं लोग कि अगर लड़की एडजस्ट कर ले तो ठीक है? ये स्थितियां जो समाज में हो रही हैं, आपका क्या ख्याल है? सब और एक विधिवेत्ता के नाते आप ये बताएं कि किस तरीके के प्रिवेंटिव स्टेप्स परिवार को लेने चाहिए लड़की की सुरक्षा मेरा के लिए? मानना है कि आज के समय में हमारा समाज शो ऑफ, दिखावे की ओर अग्रसर होते हुए स्वयं को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। ये जितनी भी बड़ी शादियां हो रही है, पैसे जितना खर्चा किया जा रहा है शादियों में, दिखावा किया जा रहा है, और दिखावे के नाम पर जितना ज्यादा पैसे की बर्बादी की जा रही है, ये सब अपने आप में न्योता है इस तरह के विवादों का। आप स्वयं नहीं चाहते किसी प्रकार के विवाद, तो बचाएं पैसा। वो पैसा आप ले सकते हैं कई प्रकार से प्रयोग में। जो न सिर्फ अपने जीवन भर की पूंजी वो खर्च कर देते हैं, बल्कि उधार लेकर के भी कर देते हैं। ये मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, और ये बिल्कुल गलत विचारधारा है, क्योंकि आप जानबूझकर इस तरह के कृत्य कर रहे हैं जिनसे इस तरह की आपदाओं को न्योता दिया जा रहा है। आप अगर स्पष्ट रूप से बातों को कहें, और दो व्यक्तियों के बीच में, दो परिवारों के बीच में किसी संबंध की उत्पत्ति के समय यदि हम लोग खुल के अपने विचारों का आदान प्रदान करें और ये तय करें कि हम नहीं रखते इस तरह की चीजों में विश्वास, जहां किसी प्रकार की डिमांड की जाए और डिमांड को पूरा किया जाए, क्योंकि डिमांड तो भिखारी की भी पूरी नहीं की जा सकती। इस पर है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो यहां ये स्पष्ट है कि जो व्यक्ति मांग रहा है वो भिक्षुक है, और भिखारी को भिक्षा दी जा सकती है, बेटी नहीं देनी चाहिए और नहीं दी जा सकती है। पर ऐसा हो रहा है, गलत है। अब ऐसी स्थिति इसको बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं वह परिवार जिम्मेदार वहां भी उतना ही है जितना मांगने वाला अब है। ऐसी स्थिति में जो परिवार संकट में फंस गया, जो लड़की वहां चली गई वधू के रूप में, और सबसे बड़ी स्थिति यह भी है कि समाज में वधू और पुत्री के मध्य एक अंतर करके जो परिवारों में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, यह भी एक समस्या है। तो अब उस स्थिति में जब हमारे घर की बच्ची किसी और घर के अंदर वधू बन के गई है, और उसको जो समान अधिकार, सम्मान, जो प्यार, ममता नहीं मिल रही है, और उसके बावजूद उसका शोषण हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब उसके खुद के माता पिता के पक्ष को यह पता लगता है, क्या जरूरी कदम है जो उठाए जाने चाहिए? दो चीजें सब इसमें। पहला तो आप कह रहे हैं कि पुत्री के समान अधिकार बहू को नहीं दिए जाते। हमारे समाज में सामाजिक स्थिति जो हमारी है, उसके अंदर हम अगर बात करें, शो ऑफ के लिए हमें बोलना है, झूठ बोलना है, दिखावा करना है, तो दूसरा दृष्टिकोण है। अगर आप सच सुनना चाहें और सच की बात है, तो जो अंतर है वो सदियों से चला आ रहा है, और हम कितना ही छुपाएं, कितना ही ढकें, लेकिन यथार्थ है कि बेटी को बहू और बहू को बेटी का अंतर सदैव रहा है और रहेगा। बहू को बेटी नहीं माना जाता है क्योंकि परिस्थितियां उन विवादों का जन्म देती हैं जिन विवादों से वैचारिक भिन्नताएं पैदा होती है और वैचारिक मतभेद पैदा होते हैं, और वैचारिक मतभेद और वैचारिक विवाद इस स्थिति को सदैव स्थापित रखे हुए हैं कि ये भेद सदैव रहा है, और जब तक व्यक्ति अपनी मानसिकता नहीं बदलेगा तब तक रहेगा। दूसरा है जो आपने इसके अंदर पूछा कि ऐसी स्थिति के अंदर क्या किया जाए। इसके अंदर व्यक्ति को प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है। कुछ चीजें हैं जिनका समाधान वार्तालाप के जरिए किया जा सकता है। हर विवाद की उत्पत्ति और हर विवाद का अंत न्यायालय नहीं हो सकता है, थाना नहीं हो सकता है, कोर्ट कचहरी नहीं हो सकता है। ये कोर्ट कचहरी और न्यायालय और थाने जाने के जो रास्ते हैं, ये अंतिम पड़ाव है और अंतिम रेमेडी है जो अवेल होनी चाहिए। कभी भी प्रथम उपाय थाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कई दफा गलतफहमियों के शिकार होकर इस तरह के विवादों में फंसते हैं, और उन विवादों को हम वार्तालाप के माध्यम से सुलझा सकते हैं, उनका समाधान कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि दोनों पक्ष जिनमें विवाद हुआ है वो व्यक्तिगत रूप से आपस में बैठें और बात करके उसका समाधान निकालें। अन्यथा किसी तटस्थ व्यक्ति को अपनी समस्या से अवगत करवाकर उससे समाधान की मांग की जाए, जिससे दोनों पक्ष ये विश्वास रखते हो कि ये व्यक्ति हमारे प्रति हितबद्ध नहीं है और हमारी समस्याओं को सुनकर सटीक कोई निर्णय हमको दे सकता है, या बताया जा सकता है कि इस विवाद में किसकी है गलती और सुधार की है आवश्यकता। विवाह में दो परिवार
का मिलन है जिसमें वधू और वर पक्ष के परिवार हैं। अजब स्थिति यह है कि सदियों से जो परंपरा चली आ रही है उसके हिसाब से वर पक्ष को पूजनीय माना जाता रहा है, जबकि एक पक्ष यह भी कहता है, जो पुराने कथाओं से आता है, बुजुर्गों से आता है, कि जो दान देने वाला है वो अधिक बड़ा है। तो सवाल यह है कि कौन बड़ा कौन छोटा के जो विवाद हैं, इन विवादों का तो कहीं ये परिणाम नहीं है कि पारिवारिक विवाद पैदा होते हैं, कि ईगो क्रिएट हो जाता है। वर पक्ष को ये लगता है कि मैं लड़के वाला हूं तो मैं तो क्यों झुकूं, और वधु पक्ष को लगने लगता है मैंने मेरी बेटी दी है इनके मध्य में, तो ये क्या बात है, हमें बराबरी का व्यवहार नहीं दे रहे, और इन कारणों से ऐसा हो रहा हो। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ऐसी स्थिति हो, तो प्रथम उपाय आपने सही बताया कि सामाजिक सरोकारों के साथ बातचीत हो। अगर उससे भी कोई समाधान ना निकले या कोई एक पक्ष ना बैठना चाहे, तो ऐसी स्थिति में प्रताड़ित पक्ष क्या करे? प्रताड़ित पक्ष क्या करे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने खड़ा किया है। और ईगो भी आपने अभी शब्द काम में लिया कि कौन बड़ा कौन छोटा, ये कभी किसी प्रक्रम पर निर्णित किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि सब समान है। मैं ऐसा मानता हूँ, सभी समान है। और एक पिता अपनी पुत्री का जो दान करता है, उससे बड़ा दान संसार में दूसरा हो नहीं सकता है। ये बहुत आवश्यक है कि वो बच्ची जो दूसरे परिवार से आपके परिवार में आ रही है, उसको वही प्रेम, सम्मान, प्रतिष्ठा, फैसिलिटीज मिले जो आप अपने अपने घर में अपनी माता और अपनी बहनों को देते हैं। वो सब प्राप्त करने की अधिकार नहीं है, क्योंकि वही है जो आपका वंश आगे चलाएगी और आपको मान सम्मान और प्रेम प्रदान करेगी। इसी के साथ वर पक्ष के साथ वधू और वधू के परिवार के भी समान दायित्व और समान जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि यदि वो अपना परिवार छोड़ के किसी परिवार में जा रही है या भेजी जा रही है, तो उस कंडीशन में उसके भी है समान दायित्व कि वो वहां पर बाकायदा उन लोगों को अपनापन दे, प्रेम दे, और उन लोगों के प्रति अपना स्नेह अपनी वाणी और अपने कर्म के जरिए प्रकट करे, जिसमें सभी का सम्मान और सभी का ध्यान उसी प्रकार रखे जिस प्रकार से वर और उसका परिवार उसका रखता है। अगर इस तरह की समान भावनाएं दोनों पक्षों में समान रूप से रहेंगी, तो इस तरह के विवाद उत्पन्न होंगे ही नहीं। लेकिन आज की स्थिति यह है कि सबका ईगो हो गया है बहुत ज्यादा बड़ा, और कोई नहीं है झुकने को तैयार। ऐसी स्थिति में खुल रहे हैं न्यायालय, पारिवारिक न्यायालयों की संख्या हो चुकी है 5 और बढ़ते जा रहे हैं निरंतर। सर, ऐसी स्थिति में जब हम इन विवादों का निराकरण पारिवारिक स्तर पर नहीं कर पाए, तो हमारी मजबूरी है कि हमें फिर उस कंडीशन में कोई भी लीगल एक्शन लेना चाहिए। और लीगल एक्शन लेने के लिए जरूरी है कि हम न्यायालय की शरण में जाएं। यदि कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं होता है जहां पर आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क साधने के सारे प्रयासों हो चुके हैं आपके विफल, तो आप जाएं पारिवारिक न्यायालय में। पारिवारिक न्यायालय के अंदर याचिका दायर करें दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, और इस प्रकार से वहां पर आप दोनों पक्षों को होना पड़ेगा रूबरू, और वहां पर जरूर क्रिएट होगा प्लेटफॉर्म वार्ता का। और संभावना है कि किसी प्रकार की और कोई भी विरोधी कार्रवाई किए बगैर यदि आप प्रारंभिक तौर पर करते हैं इस तरह की कार्रवाई जिससे आप चाहते हैं समस्या का स्थायी समाधान, तो आपको निश्चित रूप से मिलेगा समाधान और ये विवाद हो जाएगा समाप्त। तो दोस्तों, यह स्थिति है कि अगर वैवाहिक विवाद पैदा होते हैं तो पहली बात तो क्यों होते हैं जो नहीं होने चाहिए, प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या लिए जाने चाहिए, और यदि अंततोगत्वा हो भी जाएं तो जैसा वार्ता के माध्यम से साथी नरेंद्र कुमार गौतम ने बताया, आप पारिवारिक न्यायालय में जाएं और दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना का सबसे पहला प्रयास करें। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।